हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पे है। लास्ट क्लास में हमने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और आज हम लोग कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की बात करें ना तो ये चैप्टर बहुत रिलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जैसे सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की कवरेज होती ही होती। इसीलिए हमने इसके बहुत सारे एमसीक्यूज एक्यूमुलेट किए हैं और इसको आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, कि स्टैटिस्टिक्स किस किस फील्ड में, किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। इकोनॉमिक्स में होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी होता है, कॉमर्स इंडस्ट्री में भी होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विथ। अब अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें ना तो बहुत जगह ये मेंशन किया है कि ये सिर्फ क्वांटिटी से रिलेट करता है या क्वांटिटी के लिए कंसर्न होता है, बट ये क्वालिटी के लिए भी इक्वली कंसर्न होता है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि क्वालिटी को कन्वर्ट करते हैं क्वांटिटी में और फिर उसको यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो इट इज़ कंसर्न विथ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, which of the following statements is false? Statistics is derived from Latin word status, yes. Statistics is derived from Italian word statista, yes. Statistics is derived from French word statistic, no. लास्ट में अगर के है तो ये जर्मन वर्ड है, तो फ्रेंच वर्ड कौन सा था जिसमें STATISTIQUE था। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी, कि सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, द कलर ऑफ अ फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ ना हम एक पॉइंट क्लियर कर दें। वैसे जो हमारा मेन चैनल है सीए काजल डेरोलिया एक्सेल एडुकेयर, उस पर हमने पूरा डिटेल में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा डिस्कस किया है। हर एक पॉइंट वहाँ क्लियर किया है, प्रॉपरली नोट्स मेंशन करके सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। तो उसकी लिंक वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से ये टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो। बट यहाँ पे भी हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में दो वर्ड देखते हैं, एक देखते हैं वेरिएबल और एक देखते हैं एट्रीब्यूट। दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लो। अगर हम लोग एट्रीब्यूट की बात करें तो ये डिनोट करता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को। किसको? क्वालिटेटिव। जैसे किसी पर्सन की नेशनैलिटी, किसी फ्लावर का कलर, किसी बेबी का जेंडर, तो ये सब क्या है? ये क्वालिटी है। बट अगर वेरिएबल की बात करें ना तो वेरिएबल मतलब क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे किसी पर्सन की हाइट, किसी पर्सन की एज, किसी पर्सन का वेट, इन सबको आप कैलकुलेट कर सकते हो ना इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल। क्लियर? फिर फर्दर वेरिएबल को दो पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, वो अलग है। बट एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल का मतलब सिंपली क्या है कि एट्रीब्यूट जिसको हम कैलकुलेट ना कर सकें इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और वेरिएबल मतलब जिसको हम कैलकुलेट कर सके मतलब क्वांटिटेटिव। तो देखो एग्जाम्पल पूछा है द कलर ऑफ अ फ्लावर, तो कलर ऑफ अ फ्लावर को क्या हम काउंट कर सकते हैं या नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल होगा? एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट, अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज। अब देखो क्वांटिटेटिव पूछा है तो नो डाउट क्वांटिटेटिव क्या होगा? वेरिएबल की बात कर रहा है। और ऐसे तो वेरिएबल डिस्क्रीट भी होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है। बट अगर क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ वेरिएबल का ऑप्शन ना दिया हो तो हम लोग पहली प्रेफरेंस किसको रखेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल को, क्योंकि इसमें जैसे x की वैल्यू कैसे दी रहती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज। अब एनुअल इनकम की बात कर रहा है कि एनुअल इनकम जैसे इफ इन केस मान लो मेरी इनकम है तो मेरी इनकम 0 to 10,000 भी हो सकती है, तो 10,000 to 20,000 भी हो सकती है, और इसी तरीके से 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितनी भी हो सकती है। तो ये एट्रीब्यूट तो नहीं है क्योंकि आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो चाहे तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा चाहे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होगा। एंड क्योंकि एनुअल इनकम ये फिक्स तो नहीं हो सकती ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि 10,000 होगी या 20,000 होगी, तो ये डिस्क्रीट नहीं हो सकता, ये होगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट,
द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है? पर्सनल, इनडायरेक्ट, टेलीफोन। सीधे सीधे आपने कॉल किया और आपने पूरी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे ही ले ली, तो ये सबसे क्विकेस्ट मेथड माना जाता है। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नो डाउट, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन कौन कौन सा है? टेक्सुअल है, टैबुलेशन है एंड डायग्रामेटिक है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। अब इन सब टॉपिक पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि कैप्शन क्या है, स्टब क्या है, बॉक्स हेड क्या है। फॉर टैबुलेशन कैप्शन क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोग कैप्शन की बात करें ना, तो ये जैसे मान लो टेबल है, तो ये जो अपर पार्ट है जिसमें कॉलम सब कॉलम का नाम लिखा रहता है, या ये पार्ट, इसको हम कहते हैं कैप्शन। द अपर पार्ट ऑफ अ टेबल, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है? कॉलम और सब कॉलम को। क्लियर? इसी में कॉलम होता है, इसी में सब कॉलम होता है। नेक्स्ट, स्टब ऑफ टेबल इज द, स्टब मतलब किसको डिनोट करता है? रोज को। और ये अगर मान लो टेबल है, तो ये पार्ट ये होता है ना स्टब, ये कौन सा पार्ट है टेबल का? लेफ्ट पार्ट है, जो कि रो को डिस्क्राइब कर रहा है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। नेक्स्ट, पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर, पाई डायग्राम बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं? एक सर्कल बनाते हैं और उसमें जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उनका रिलेशन देखते हैं। क्लियर? साथ ही साथ उनको हम लोग उनका रिलेशन तो देखते ही देखते हैं और उनके डिफरेंस को भी कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टेबल, रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव डेटा, रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा। करेक्ट आंसर होगा ए, कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं और साथ ही साथ उनका रिलेशन भी समझते हैं। नेक्स्ट, वेट्स को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 है तो वो कितनी बार आकर किया? 4 टाइम, तो ये बेसिकली किसको डिनोट करता है? वेट को। करेक्ट आंसर होगा सी, फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ क्लास इज, अब देखो अगर लेंथ की बात करें तो पहले यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बताया था कि अगर मान लो 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से हमारे पास सीरीज़ दी है तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। एंड अगर 0 to 9, 10 to 19 इस तरह से अगर मेंशन किया है तो ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। हमने अपने क्लास में डिटेल डिस्कस किया हुआ ये, वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक्सक्लूसिव सीरीज़ है तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट, इसको बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। बट क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ और इंक्लूसिव सीरीज़ को हम आपस में डिस्टिंग्विश कर सके, इसीलिए हम इसमें 0 को बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री और 9 को बोलेंगे अपर क्लास बाउंड्री। तो देखो टर्म अलग अलग हो गया ना, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हमने लिमिट वर्ड यूज़ किया एंड इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या यूज़ किया? बाउंड्री। अच्छा, अब अगर डिफरेंस की भी बात करें तो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट से क्लास इंटरवल आता है और अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री से क्लास मैग्नीट्यूड आता है, या हम कह सकते हैं क्लास लेंथ आता है। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि लेंथ ऑफ अ क्लासेस, जैसे लेंथ पूछा मतलब इंक्लूसिव सीरीज की बात कर रहा है और इंक्लूसिव सीरीज मतलब क्लास बाउंड्रीज की बात कर रहा है कि क्लास बाउंड्रीज के बीच का डिफरेंस। तो द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दैट क्लास, द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ दैट क्लास। अगर अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री बोल रहा है तो सिंपली ये क्या है? क्लास मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग क्लास लेंथ भी बोलते हैं। और अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। और क्योंकि क्वेश्चन में लेंथ पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज अ क्लास एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 20, 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल है, ऊपर से एड ऑन करते चलेंगे 5, फिर 18 + 5 हो जाएगा 23, 23 + 15 हो जाएगा 38। और यही हमसे पूछा था कि 20, 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो करेक्ट आंसर होगा 38, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन होगा 38, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास। ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ और नन, ये भी डिस्कस किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वहाँ हमने बताया था क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ ही क्या हो गया? विड्थ ऑफ द क्लास, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, और ये हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपली हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम लेस देन ओ गिव से नहीं, मोर देन ओ गिव से नहीं, क्योंकि इससे ओ गिव में इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनता है ना,
तो उसकी हेल्प से जब ये इस तरीके से लाइन ग्राफ बन रहा है तो मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्टीशन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है कि सिंपली हम लोग इसका मिड टर्म ज्वाइन करते हैं ना, तो इससे इतना क्लियरली नहीं पता चल सकता, वैसे भी ये हिस्टोग्राम से ही बनता है। जो सबसे क्लियरली आप मोड ऑब्टेन कर सकते हो वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो करेक्ट आंसर होगा ए, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, एन एरिया डायग्राम इज, अब अगेन देखो एरिया डायग्राम की बात कर रहा है तो ओगिव में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये इस तरीके से ग्राफ बनता है, हिस्टोग्राम ऐसे बनता है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा वो भी देख लो, ये जितना भी मिड टर्म है इसका मिड पॉइंट उसको ज्वाइन करके, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा भी हम लोग क्लास ले लेते हैं और उसका भी मिड वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो अगर एरिया डायग्राम की बात करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी नहीं बनेगा एरिया डायग्राम। एरिया डायग्राम किससे बना है, ये पूरा एरिया ये किससे बना है, हिस्टोग्राम से। तो करेक्ट आंसर होगा ए, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, अभी ऊपर बताया कि अगर मीडियन की बात करें तो ये ओगिव से हम लोग बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ओगिव में लेस देन ओगिव हो या मोर देन ओगिव हो, इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनता है। तो बहुत ही इजीली हम बता सकते हैं कि मीडियन वैल्यू कौन सी है। लेस देन टाइप ओगिव, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन ओगिव, यस ये भी क्या हो जाएगा, मीडियन। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। चाहे तो सिर्फ आप ग्रेटर देन ओगिव से फाइंड आउट कर सकते हो, लेस देन ओगिव से कर सकते हो, या दोनों से कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व, अब फ्रीक्वेंसी कर्व जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो इस तरीके से बेल शेप्ड होती है। करेक्ट आंसर होगा डी, बेल शेप्ड। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉलोज, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करती है, अगेन वो इस तरीके से बेल शेप्ड कर्व ही फॉलो करती है। करेक्ट आंसर होगा सी, बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमने यहाँ इंक्लूड किया इसलिए क्योंकि ये हमें मेंशन करना था कि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल पोर्शन में डिस्कस कर लिया है। तो इसके पहले जो क्लास अपलोड की थी न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज की, वहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग कवर कर सकते हो। इसका आंसर आएगा डी, 92 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उस क्लास में एंड इसका आंसर आएगा डी, 87। 23 भी डिस्कस किया है, इसका करेक्ट आंसर आ रहा था सी, 35। और ये क्वेश्चन यहाँ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जब आप देखो तो आपको ये चीज़ पता चल जाए कि हमने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। उस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 24 भी हमने वहाँ डिस्कस किया और करेक्ट आंसर आएगा बी, 23। नेक्स्ट, रेफर फॉलोइंग टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ 16 स्टूडेंट्स हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ देखो वेट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। तो ये जो सीरीज है ये तो इंक्लूसिव सीरीज है। अब क्वेश्चन सबसे पहला पूछा है फाइंड क्लास मार्क फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल। क्लास मार्क मतलब क्या हो गया, मिड वैल्यू। अब फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 44, 48, तो सीधे क्या हो जाएगा 48 + 44 डिवाइडेड बाई 2 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 46। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, 46 की 46 क्या है, मिड वैल्यू है और हम कह सकते हैं क्लास मार्क है। नेक्स्ट, फाइंड विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल फॉर द सेकेंड क्लास इंटरवल। विड्थ पूछा है, अब देखो 49 to 53 दिया है, तो क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज है इसमें 49 भी इंक्लूड होगा और इसमें 53 भी इंक्लूड होगा, तो यहाँ टोटल कितना विड्थ हो जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर होगा बी, 5। नेक्स्ट, फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। सेकेंड का बोल रहा है, अब इसका लेंथ या इसका डिफरेंस कितना आया है, 5 आया है, विड्थ कितनी आई 5, तो क्लास फ्रीक्वेंसी है 5 डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ है 5, तो सीधे सीधे कितने आ जाएगा वैल्यू 1। दैट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना हो जाएगा 1। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है सेकेंड क्लास के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है थर्ड क्लास के लिए, दोनों को बता दे रहे हम।
कि सेकेंड क्लास के लिए क्या हो जाएगा, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, और थर्ड के लिए हो जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 5/16 और इसका करेक्ट आंसर होगा 7/16। होपफुली सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, इसीलिए हमने बोला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे टर्म्स क्लियर हैं, तो बहुत ही ईजिली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट, द गोल ऑफ डैश इज टू फोकस ऑन समराइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, रिग्रेशन एनालिसिस। करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यही होता है कि हर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को हम समराइज करते हैं एज वेल एज एक्सप्लेन करते हैं। डैश आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू विजुअली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात करें, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट। तो अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो उसके लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, स्कैटर प्लॉट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, स्कैटर प्लॉट्स। नेक्स्ट, इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द इंटरवल्स शुड बी। अब ग्रुप्ड की बात कर रहा है तो ग्रुप्ड में जनरली हम लोग क्या लेते हैं, ग्रुप्ड की बात करें तो हम लोग कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूस में जनरली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, बोथ ए एंड बी, क्योंकि अगर हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज भी दी रहती है ना, तो पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। नेक्स्ट, विच ऑफ द वेरिएबल्स बिलो इज कैटेगोरियल, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, नंबर ऑफ पीपल बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रन लिविंग इन द हाउस होल्ड, टोटल हाउस होल्ड इनकम बिफोर टैक्सेस, एज ऑफ रिस्पॉन्डेंट। अब कैटेगरी वाइज आप किसको बांट सकते हो, कंट्री ऑफ रेसिडेंस को, तो करेक्ट आंसर होगा ए। बाकी सब में ना कोई कैटेगरी नहीं होगी फर्दर। नेक्स्ट, इन ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस शुड बी फॉलोड, लीव लार्ज गैप बिटवीन बार्स, नो। अगर हम लोग हिस्टोग्राम की बात करें तो इसमें बार्स के बीच में कभी भी गैप नहीं होता। द हाइट्स ऑफ द बार्स शुड इक्वल द क्लास फ्रीक्वेंसी, यस। अगर इसकी हम बात करें, जो हाइट है वो किसको शो करती है, फ्रीक्वेंसी को। जनरली बार शुड बी स्क्वायर सो दैट बोथ द हाइट एंड विड्थ इक्वल द क्लास काउंट। अब कह रहा है ये स्क्वायर फॉर्म में बने, नहीं, ये तो रेक्टेंगल फॉर्म में बनता है। एंड द स्केल ऑफ द वर्टिकल एक्सिस शुड बी दैट ऑफ द वेरिएबल हुज डिस्ट्रीब्यूशन यू आर डिस्प्लेइंग। वर्टिकल की बात कर दिया तो ये वर्टिकल है, तो क्या हम यहाँ पे वेरिएबल शो करते हैं, नहीं, वेरिएबल तो हम यहाँ पे शो करते हैं ना। यहाँ हम लोग क्या शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी, मतलब वर्टिकल एक्सिस में हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कि द हाइट्स ऑफ द बार्स शुड इक्वल द क्लास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, द हिस्टोग्राम ग्राफिकली शोज। अब हिस्टोग्राम ग्राफिकली क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ आउटलाइनर्स, सेंटर ऑफ डेटा, स्क्यूनेस ऑफ डेटा, स्प्रेड ऑफ डेटा। ये सब ना आपको हिस्टोग्राम से पता चल सकता है। करेक्ट आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव। कैसे, ये भी देख लो। अगर हम लोग आउटलाइनर्स की बात करें तो आउटलाइनर्स का मतलब सिंपली क्या होता है कि जो एक्सट्रीमली हाई या लो डेटा पॉइंट होता है, तो ये तो हमें पता चल जाएगा ना जब हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट या लोएस्ट डेटा पॉइंट कौन सा है वो पता चल जाएगा, सेंटर ऑफ द डेटा पता चल जाएगा। स्क्यूनेस मतलब क्या होता है, हमने बताया हुआ है कि स्क्यूनेस मतलब सिंपली क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें होती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव तब होगी जब मीन सबसे बड़ा होगा और नेगेटिव तब होगी जब मोड सबसे बड़ा होगा। तो ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर ये राइट हैंड साइड ज़्यादा है तो उसका मतलब ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, लेफ्ट हैंड साइड है तब ये नेगेटिवली स्क्यूड है। इस टॉपिक पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया कि स्क्यूनेस क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, असिमेट्रिक क्या होता है। एंड स्प्रेड ऑफ डेटा, डेटा किस तरीके से स्प्रेड है, किस तरीके से फैला हुआ है, ये भी पता चल सकता है। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, in a statistics class with 136 students, the professor records how much money each student has in his or her possession during the first class of the semester. The histogram below is of the data collected. अब देखो ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, हमने बताया भी कि स्क्यूनेस जब तीनों इक्वल होता है तब क्या होता है, स्क्यूनेस जीरो होता है, ठीक है। बट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ हमारा डेटा बना हुआ है, चाहे तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा चाहे नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो ये हमारा है स्क्यूड राइट। आउटलाइनर है, आउटलाइनर मतलब जिससे हमें लोएस्ट और हाईएस्ट डेटा पता चल सके। और असिमेट्रिक भी है। असिमेट्रिक कैसे है, क्योंकि असिमेट्रिक मतलब सिंपली जहाँ पे मीन मोड के बराबर ना हो
एंड मीडियन के बराबर ना हो, मतलब जहाँ तीनों की वैल्यू डिफर कर रही हो, तीनों की वैल्यू इक्वल ना हो, ठीक है ना। अगर इक्वल होता तब तो सिमेट्रिक हो जाता, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट द स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस के बारे में इसमें से कौन सा नहीं बता सकता? हिस्टोग्राम बता सकता है, ओगिव बता सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बता सकता है, क्योंकि जब हम इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे या इस तरीके से बनाएंगे तो एक आइडिया लग जाता है स्क्यूनेस के बारे में कि मीन मीडियन मोड किस तरीके से आपस में रिलेटेड है। बट पाई डायग्राम की हेल्प से तो आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर होगा डी, पाई डायग्राम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को यहाँ डाउट हो रहा होगा रिलेटेड टू स्क्यूनेस, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, उसकी क्लास की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो एक बार वो क्लास ज़रूर से कवर कर लेना, उसके बाद ये टॉपिक बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, जिस क्लास में हमने मीन मीडियन मोड का रिलेशन बताया था, वहीं हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया हुआ था। यहाँ देखो, मीन मीडियन मोड का ये जो रिलेशन है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वो क्या है? असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों है असिमेट्रिक, वो भी देख लो। हमने बताया कि असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि मीन मीडियन मोड अलग अलग पॉइंट पे होता है, बट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे तीनों सेम पॉइंट पे होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। यहाँ देखो, ग्राफ भी बनाया आप लोग के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट में ये भी मेंशन किया था कि सिमेट्रिक सीरीज में नो डाउट क्या है, तीनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम होगी, तीनों कोइंसाइड करेगा। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट आता है स्क्यूनेस, जो कि हमने पढ़ा था अभी। तो स्क्यूनेस मतलब इट इज़ अ डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व और द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो है, इसमें कितना डिस्टॉर्शन है, मतलब कितना डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो स्क्यूनेस क्या होगी? ज़ीरो होगी। और अगर स्क्यूनेस जीरो है, तीनों इक्वल है, मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड अदरवाइज स्क्यूनेस दो तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा? मीन बड़ा होगा, और नेगेटिव में क्या होगा? मीन सबसे छोटा होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव के केस में ये क्या माना जाता है? असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन क्यों माना जाता है? क्योंकि असिमेट्रिक मतलब क्या होता है? असिमेट्रिक में सिंपली क्या होता है कि मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं होता है, तीनों की वैल्यू डिफर करती है। तो जब तीनों की वैल्यू डिफर कर रही है तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस में भी तो वो डिफर कर रहा है ना। और यहाँ देखो, ये चीज़ हमने मेंशन भी किया हुआ है कि लेफ्ट स्क्यूड में इस तरीके से ग्राफ हमारा बनेगा कि लेफ्ट में टेल ज़्यादा रहेगी, इसको नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। और राइट स्क्यूनेस में राइट साइड टेल ज़्यादा रहेगी, इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। और अगर इक्वल है तीनों तब तो सिमेट्रिक है, मतलब यही मीन मीडियन मोड है, तब ये सिमेट्रिक है। क्लियर? तो ये टर्म अच्छे से समझो, इसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं, और यहाँ पे स्क्यूनेस जीरो होता है। ये और ये किसको डिनोट करता है? असिमेट्रिक को। ये नेगेटिव स्क्यूनेस है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। यहाँ पे आपकी स्क्यूनेस जो है वो भी इक्वल नहीं है, दैट इज वो जीरो के बराबर नहीं है। तो ये लेफ्ट स्क्यूड है, ये राइट स्क्यूड है, और इन दोनों को हम लोग असिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखोगे ना तो बहुत आराम से समझ में आएगा। इसीलिए हमने बोला कि जब हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड किए हुए हैं तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास देख लो, उसके बाद ये सारे एमसीक्यूज तो बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ 1106 कॉलेज स्टूडेंट्स आस्क्ड अबाउट द प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज। द फॉलोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वॉज डिटरमाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्वे। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी के। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑफ द 1106 स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी चूज गूगल और गूगल स्कॉलर। कितने लोगों ने गूगल और गूगल स्कॉलर सेलेक्ट किया था? तो सिंपली अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है तो ये किसके बराबर होती है? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी तो 1106 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास सीधे सीधे क्लास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 814। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, a set of data has a median that is much larger than the mean. Which of the following statement is more consistent with this information? अब कह रहा है कि मीडियन बड़ा है किससे? मीन से। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि मीन सबसे बड़ा होता है, और नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन सबसे छोटा होता है। मतलब यहाँ पे अगर मीडियन मीन से बड़ा है मतलब हम लोग नेगेटिव स्क्यूनेस की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं? राइटली स्क्यूड, और नेगेटिव को क्या कहते हैं? लेफ्ट स्क्यूनेस। ऑप्शन देखते हैं। हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सिमेट्रिक मतलब जब तीनों इक्वल होते हैं। हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा इज स्क्यूड लेफ्ट, येस, क्योंकि नेगेटिव स्क्यूनेस की बात हो रही है। हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा इज स्क्यूड राइट, नो, अगर राइट स्क्यूड होता तब तो मीन बड़ा होता, तो करेक्ट आंसर होगा बी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये भी ऊपर ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, करेक्ट आंसर होगा सी। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द, हमने बताया था कि जब वर्ड न्यूमेरिकल डेटा यूज होगा तब सिंगुलर सेंस की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्लूरल सेंस की, तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, सेम क्वेश्चन अभी ऊपर डिस्कस किया, ऑल ऑफ दीज। स्टैटिस्टिक्स किससे कंसर्न होता है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। कुछ क्वेश्चन रिपीटेटिव है तो वो हम साथ ही साथ बता भी दे रहे हैं कि ये रिपीटेटिव है, आप ऊपर से ही आंसर देख लेना। एंड एट्रीब्यूट इज, अब एट्रीब्यूट क्या होता है, अभी हमने ऊपर पूरा पॉइंट डिस्कस किया कि एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरिएबल मतलब क्वांटिटेटिव, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज, अब अगर हम लोग एनुअल इनकम की बात करें तो ये 0 to 10,000 हो सकता है, 10,000 to 20,000 हो सकता है, कोई लिमिट थोड़ी होती है एनुअल इनकम की। पूरे साल की जो इनकम है वो तो कितनी भी हो सकती है ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कुछ भी हो सकती है, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, ये किसका एग्जाम्पल है। अब अगर मार्क्स की बात करें तो एक लिमिट होती है, हर एक सब्जेक्ट में जो टेस्ट होता है उसकी लिमिट होती है, जैसे 50 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा, तो इसके लिए जनरली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि लिख सकते हैं ना 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट क्या है, नेशनैलिटी क्वालिटेटिव है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, एट्रीब्यूट। ड्रिंकिंग हैबिट क्या है, एट्रीब्यूट है, क्यों, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्वांटिटी में। नेक्स्ट, एज ऑफ अ पर्सन, आप देखो अगर एज की बात करें तो क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं क्वांटिटी में, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, मतलब एट्रीब्यूट तो नहीं होगा। अब एज है तो 0 to 10 हो सकती है, 10 to 20 हो सकती है, ऐसे 100 तक तो कम से कम हो सकती है ना, ठीक है, तो है तो ये वेरिएबल, क्यों, क्योंकि आप इसको क्वांटिटी में कैलकुलेट कर सकते हो, बट किस तरह का वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, तो करेक्ट आंसर होगा सी। और कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि हमने बताया कि 0 to up to 100 हो सकती है। नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलेशन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, अब आपने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, सेंसस रिपोर्ट से, आपने खुद जाकर के डेटा कलेक्ट नहीं किया, तो ये सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। नेक्स्ट, द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विद अ मेजरिंग टेप आर, आप खुद गए, आपने खुद हाइट मापी और डेटा कलेक्ट किया, तो ये किस तरह का डेटा हो जाएगा, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय इंटरव्यू मेथड येस, ऑब्जर्वेशन मेथड येस, क्वेश्चनआयर मेथड येस, और एक है कि आप एनमरेटर को सेंड करके एनमरेटर के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, कि सारे ही मेथड्स है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज, नो डाउट अगर क्विकेस्ट मेथड की बात करें तो टेलीफोनिक, आप तुरंत कॉल करोगे और उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर लोगे। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कलामिटी, जब नेचुरल कलामिटी होती है ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम पर्सनल इंटरव्यू ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जिन्होंने देखी है, जिन्होंने अर्थक्वेक देखा, जिन्होंने फ्लड देखा, हम उनसे पूछना प्रेफर करते हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ था। इन केस ऑफ अ रेल एक्सीडेंट द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज, अब रेल एक्सीडेंट, जब रेल एक्सीडेंट हुआ है तो नो डाउट जो लोग वहाँ दूर से खड़े होकर के वो एक्सीडेंट देख रहे थे, हम उनसे प्रेफर करते हैं इंटरव्यू लेना, क्योंकि उनको पता होता है कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। जो लोग रेल में बैठे हैं, जो लोग रेलगाड़ी में बैठे हैं, उनको तो नहीं ना पता कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट इंटरव्यू हम लोग प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स अ वाइडेस्ट एरिया, टेलीफोन, डायरेक्ट, मेल, क्वेश्चनआयर, क्योंकि एक बार में आपने बहुत सारे लोगों को मेल कर दिया तो ये एक वाइडेस्ट एरिया है, मतलब इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हो डेटा का। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज इज मैक्सिमम इन, अगेन मेल, क्वेश्चनआयर मेथड, क्योंकि आप किसी से इंटरव्यू करो या किसी को ऑब्जर्व करो तो वहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सेज नहीं होते, सबसे ज़्यादा ना रिस्पॉन्स आने के चांसेस कहाँ हैं, जब आप मेल कर रहे हो, तो कुछ लोग आपको रिवर्ट बैक करेंगे और कुछ लोग रिवर्ट नहीं भी करेंगे। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज येस, प्राइमरी सोर्सेज नहीं हो सकते एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, तो नो डाउट अगर हम लोग सेकेंडरी डेटा की बात करें तो इंटरनेशनल सोर्सेज भी होगा एज वेल एज गवर्नमेंट सोर्सेज भी होगा। नेक्स्ट, internal consistency of the collected data can be checked when internal data are given, external data are given, two or more series are given, a number of related series are given। अब अगर आपको किसी भी डेटा की इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो नो डाउट आपके पास बहुत सारी रिलेटेड सीरीज होनी चाहिए। जब आपके पास रिलेटेड सीरीज हैं, जैसे मान लो आपके पास 2020 का भी डेटा है, 2021 का भी डेटा है, 2022 का भी डेटा है, तो आप बहुत ही ईजिली 2023 की
कंसिस्टेंसी चेक कर पाओगे। कंसिस्टेंट कितना वो कंसिस्टेंट है उसके लिए नो डाउट आपके पास बहुत सारी रिलेटेड सीरीज होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि इस ईयर का जो डेटा है वो कितना कंसिस्टेंट है। तो नो डाउट ऑप्शन क्या होगा, डी, अ नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय, अब कह रहा है कि आपको एक्यूरेसी भी चेक करनी है और कंसिस्टेंसी भी, तो इंटरनल चेकिंग से नहीं होगी, एक्सटर्नल चेकिंग से नहीं होगी, स्क्रूटनी से होगी, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये ऊपर बताया टेक्सचुअल, टैबुलेशन एंड डायग्रामेटिक। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका डायग्रामेटिक माना जाता है क्योंकि वो ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सबसे बेस्ट मेथड टैबुलर प्रेजेंटेशन माना जाता है क्योंकि टैबुलर प्रेजेंटेशन में आप मतलब पूरा पैराग्राफ को कन्वर्ट कर देते हो टेबल में और टेबल से ही हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो जब आप टैबुलर प्रेजेंटेशन करते हो ना किसी भी डेटा को, तो उसको सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। एंड सबसे अट्रैक्टिव मेथड किसको माना जाता है, डायग्रामेटिक मेथड को। नेक्स्ट, ये पॉइंट हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि कैप्शन क्या है, अपर पार्ट ऑफ द टेबल, और स्टब क्या है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, जो कि रोज से रिलेटेड होता है। द इंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज, अब देखो ये इंटायर अपर पार्ट की बात करें जिसमें हेडिंग भी होगी, डेट भी होगा, टेबल नंबर भी होगा, तो उसको हम कहते हैं बॉक्स हेड। उसमें कॉलम भी होगा, सब कॉलम भी होगा, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टैबुलेशन, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है ना वो भी हम लोग अपर हेड में ही मेंशन करते हैं और वो कहाँ इंक्लूडेड होता है, बॉक्स हेड। नेक्स्ट, इन टैबुलेशन सोर्स ऑफ द डेटा इफ एनी इज शोन इन द, सोर्स ऑफ डेटा, आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया ये हमेशा फुट नोट में मेंशन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर टैबुलेशन, अब टैबुलेशन में देखते हैं कि कौन सा अनट्रू है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टैबुलेशन, नो डाउट अगर आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, मतलब जो भी डेटा आपके पास दिया उसका एनालिसिस करना है प्रॉपर, तो आपको टैबुलेशन की जरूरत होती है, टेबल बनाना पड़ता है। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स, नॉट कॉलम्स नहीं होना चाहिए था। टैबुलेशन की बात करें तो ये रोज में भी कंपैरिजन देता है, कॉलम्स में भी कंपैरिजन देता है। कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, येस, अगर पैराग्राफ में डेटा दिया है तो नो डाउट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और अगर आप उसको रोज एंड कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो तो बहुत ही ईजिली आप उसको रीड करके डायग्राम फॉर्म कर सकते हो। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिक्वायर्स टैबुलेशन, बट ऑफिस अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आप कभी भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर होगा बी, कि ये अनट्रू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नॉट कॉलम्स लिखा है कि कॉलम में कंपैरिजन नहीं कर पाता। नेक्स्ट, हिडन ट्रेंड इफ एनी इन द डेटा कैन बी नोटिस्ड इन टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, नो, टैबुलेशन नो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई भी हिडन ट्रेंड है ना तो वो आपको डायग्राम के थ्रू पता चलता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। Next, diagrammatic representation of data is done by diagrams, charts, pictures, all of these. डायग्राम्स के थ्रू भी पॉसिबल है, चार्ट्स के थ्रू भी पॉसिबल है, पिक्चर्स के थ्रू भी पॉसिबल है, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, हमने पहले भी बताया है कि अगर एक्यूरेट की बात करें तो टैबुलेशन और अट्रैक्टिव की बात करें तो डायग्रामेटिक। नेक्स्ट, द चार्ट दैट यूजेज लॉगरिदम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज, हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया कि जहां पे हम लॉग की बात करेंगे हम बात करें रेशियो चार्ट की। नेक्स्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर, अब मल्टीपल लाइन चार्ट हो या मल्टीपल एक्सेस चार्ट हो, लाइन भी एक्स वाई को डिनोट करता है और एक्सेस भी एक्स वाई को डिनोट करता है, बट इतना डिफरेंस होता है कि दोनों ही केसेस में जो हम लोग टाइम सीरीज लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड सीरीज लेते हैं, बट लाइन चार्ट में सेम यूनिट में होना चाहिए जैसे दोनों ही सेंटीमीटर में हो, और एक्सेस चार्ट में दोनों ही डिफरेंट यूनिट्स में होनी चाहिए, एक अगर मीटर में है तो एक सेंटीमीटर में हो, एंड सो ऑन। तो देख लेते हैं, यहाँ लिखा है मल्टीपल लाइन चार्ट, ये किस पे अप्लाई होता है, दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड सीरीज पे, बट जहाँ पे वेरिएबल एक्सप्रेस्ड होती है सेम यूनिट में उसको हम कहते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट। एंड मल्टीपल एक्सेस लाइन चार्ट की बात करें तो देयर आर मोर देन वन टाइम सीरीज, द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट, जहाँ पे वेरिएबल्स जैसे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक की अगर यूनिट सेंटीमीटर में तो एक की मीटर में होगी, करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, ये भी हमने बताया था जब हमने बार डायग्राम पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे डेटा आप क्वांटिटेटिवली कन्वर्ट नहीं कर सकते, और वर्टिकल बार डायग्राम तब यूज़ करते हैं जब क्वांटिटी की बात हो, जिसको हम लोग
इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, मीटर कैलकुलेट कर सके। तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कब यूज होगा? क्वालिटेटिव डेटा में यस, डेटा वैरिंग ओवर स्पेस, टाइम के केस में नहीं। टाइम में तो मतलब आप क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। करेक्ट आंसर होगा आइदर ए और सी। और वर्टिकल बार डायग्राम की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव के लिए होता है एज वेल एज टाइम के लिए होता है, बट क्वालिटेटिव के लिए नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा आइदर बी और सी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। नेक्स्ट, डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर। अब जैसे अगर मान लो हमारे पास राइस है, व्हीट है, मेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से उसको डिवाइड करेंगे। ये वाला पोर्शन मेज का हो गया, ये व्हीट का हो गया, ये राइस का हो गया। तो डिवाइडेड बार चार्ट बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं? बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं सो दैट जो वेरिएबल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हम उनको कंपेयर भी कर सकें और उनका रिलेशन भी आपस में समझ सके। तो कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स यस, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द टेबल यस। करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? आइदर मल्टीपल बार चार्ट और ग्रुप्ड बार चार्ट, क्योंकि ये दोनों ना ऑल्टरनेट नेम ही हैं। तो दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड सीरीज होंगी तो उनको हम लोग मल्टीपल बार चार्ट भी कहते हैं या ग्रुप्ड बार चार्ट भी कहते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा, डी नहीं होगा, एंड नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेटिव नेम्स है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ए और बी। नेक्स्ट, पाई डायग्राम ये किसके लिए यूज होता है? ये भी ऊपर हमने क्वेश्चन सेम डिस्कस किया था कि डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड उनके रिलेशन को कंपेयर करने के लिए टोटल से। जैसे अगर ये बार हमने पाई चार्ट बनाया है तो ये क्या बताता है कि टोटल से इसका क्या रिलेशन है, प्लस अलग अलग कंपोनेंट्स का आपस में क्या कंपैरिजन है। नेक्स्ट, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन arranges observation in an increasing order, arranges observation in terms of a number of groups, relates to a measurable characteristics, all of these। अब frequency distribution की बात पूछा है तो frequency distribution बेसिकली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स दिए रहते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। तो करेक्ट आंसर होगा बी, अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रुप्स। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो ग्रुप्ड, और अगर सिंपल की बात करें तो ये बात कर रहा है डिस्क्रीट की। तो क्योंकि हमसे कॉन्टिन्यूस पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा ए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स की बात कर रहा है तो डिस्क्रीट वेरिएबल इसका करेक्ट आंसर होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी, ये किससे रिलेट होता है? प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट तो बेसिकली कितना भी हो सकता है ना, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल में आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ये प्रेजेंट कर पाओगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करें तो जैसे 0 to 10 है, 10 to 20 है, एक्सक्लूड्स बोथ द क्लास लिमिट, नो, ये खाली एक्सक्लूड करता है अपर लिमिट को, एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट। येस, अगर 0 to 10 की बात करें, 10 to 20 की बात करें तो इसको तो इंक्लूड करते हैं बट लास्ट को इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट होती है और हम फिर नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट में उसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर। अब देखो कह रहा है म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन, और जब हम इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन की बात करें जैसे मान लो 0 to 9, 10 to 19, तो यहाँ हम इस पर्टिकुलर क्लास में 0 को भी इंक्लूड करेंगे, 9 को भी इंक्लूड करेंगे। वैसे इस पर्टिकुलर क्लास में 10 को भी इंक्लूड करेंगे, 19 को भी इंक्लूड करेंगे। और ऐसा हम कहाँ करते हैं? डिस्क्रीट में करते हैं ना जनरली। डिस्क्रीट में जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 है तो 1 इसी क्लास में इंक्लूड होगा, 2 इसी क्लास में इंक्लूड होगा। इसीलिए म्यूचुअली इंक्लूसिव को हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन नो डाउट क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि जैसे 0 to 10, 10 to 20 है तो यहाँ हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते, और ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। नेक्स्ट, द लोअर क्लास बाउंड्री इज। अगर लोअर क्लास बाउंड्री की बात करें तो बस बाउंड्री कहाँ यूज होता है? इंक्लूसिव सीरीज में, और लिमिट किस में यूज होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो ये क्या होगा? लोअर क्लास लिमिट ही तो होगा, टू लोअर क्लास लिमिट। तो इंक्लूसिव सीरीज में जो लोअर क्लास बाउंड्री है वही एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या कहलाती है? लोअर क्लास लिमिट। वैसे यूसीबी की बात करें तो ये अपर लिमिट होगा, अपर क्लास लिमिट का, क्योंकि यूसीबी या यूसीएल बस बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? एक बाउंड्री होता है जो कि इंक्लूसिव सीरीज में होता है और एक लिमिट होता है जो कि एक्सक्लूसिव सीरीज में होता है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ क्लास, इस पे हमने डिस्कशन किया कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि लेंथ बोला है जिसको हम लोग क्लास मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और ये डिफरेंस होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, दैट इज इंक्लूसिव सीरीज के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये कहाँ तक ऐड होती है? कोई भी हो, चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन हो, उसको हम हमेशा टोटल फ्रिक्वेंसी तक ही ऐड करते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। सीधे सीधे यहाँ फॉर्मूला पूछा था। नेक्स्ट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी पर्टिकुलर क्लास की हो वो लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 1, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमेशा किससे ऑब्टेन करते हैं? हिस्टोग्राम से। सेम क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया है। और मीडियन की बात करें तो ये ओगिव से ही ऑब्टेन हो सकता है, आइदर लेस देन और मोर देन टाइप ओगिव और बोथ। अ कंपैरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज इज पॉसिबल ओनली इन, अब क्लास फ्रीक्वेंसीज का कंपैरिजन बोलो तो ये हमेशा पॉसिबल होता है हिस्टोग्राम में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तो हम इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, तो अगर एग्जैक्ट आपको कंपैरिजन करना है क्लास फ्रीक्वेंसीज का तो वो हिस्टोग्राम में पॉसिबल है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, देखो सबसे पहले बनता है हिस्टोग्राम, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, फिर फ्री हैंडेड हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं। इसी तरीके से बनाते हैं ना, जैसे अगर ये हिस्टोग्राम बनाया तो ये मिड पॉइंट्स ऐड करके, मिड पॉइंट्स को जोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और फिर इसको फ्री हैंडेड जब ड्रॉ करते हैं तो बनता है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये लिमिटिंग फैक्टर है हिस्टोग्राम का एज वेल एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, तो करेक्ट आंसर होगा डी। मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व्स, मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड कौन से होंगे? बेल शेप्ड, ये अभी सेम क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस किया है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस तरीके से शो करते हैं? बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ग्राफ इज अ लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम और पिक्टोग्राम। अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू और एक वाई एक्सिस के लिए वैल्यू। तो बेसिकली दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, और लाइन डायग्राम में भी हम लोग के पास यही होता है ना, एक्स की वैल्यू अलग दी रहती है, वाई की वैल्यू अलग दी रहती है। तो ग्राफ क्या होगा? बेसिकली लाइन डायग्राम। नेक्स्ट, डिटेल्स आर शोन बाय, अब डिटेल कहाँ शो होती है? चार्ट्स में नो, टैबलर प्रेजेंटेशन में। टैबलर प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है ना विद हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर शोन इन, दो वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई की बात करें, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, क्योंकि लाइन डायग्राम में भी हम हमेशा किसकी बात करते हैं? दो वेरिएबल्स की। नेक्स्ट, इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टैबुलेशन आर, अब इन जनरल अगर हम बात करें तो टैबुलेशन दो तरह का होता है, एक तो वन वे और एक टू वे। वन वे को हम लोग सिंपल टैबुलेशन भी कहते हैं और टू वे को हम लोग डबल टैबुलेशन या कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए 2। नेक्स्ट, अ टेबल हैज़ 4, 2, 5 नन पार्ट्स। अब टेबल की बात करेंगे तो वैसे तो उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे टाइटल हो गया, बॉक्स हेड हो गया, स्टब हो गया, बॉडी हो गया, फूट नोट, सोर्स नोट, बट इन जनरल अगर बात करें तो टेबल के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला होगा हमारा टाइटल, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं, दूसरा बॉक्स हेड, अब बॉक्स हेड में हमारा कैप्शन भी आ जाता है, तीसरा होगा स्टब और एक होता है हमारा बॉडी। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए 4। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स, जनरली एरर दो तरह का होता है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग। द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी दो तरह का होता है, लेस देन एंड मोर देन। नेक्स्ट, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, मतलब क्लास लेंथ की बात कर रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। नेक्स्ट, टैली मार्क्स डिटरमाइन, अब टैली मार्क्स किसको डिटरमाइन करता है? फ्रीक्वेंसी को, तो करेक्ट आंसर होगा डी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सीएफ की बात करें तो ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, स्टैटिस्टिकल टेबल और डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो टैबुलर फॉर्म में बनता है ना, जब फ्रीक्वेंसी दी रहती है और उसका सीएफ हम लोग टोटल कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो करेक्ट आंसर हो स्टैटिस्टिकल टेबल। नेक्स्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन एनी गिवन वैल्यू, अब अगर लेस देन या मोर देन की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम लोग लेस देन ओगिव या मोर देन ओगिव बनाते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सी। एंड एरिया डायग्राम इज, ये ऊपर डिस्कस किया था कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, व्हेन ऑल क्लासेस हैव अ कॉमन विड्थ, अगर सबकी कॉमन विड्थ है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, अगर इस तरीके से है तो उससे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? पाई चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नो डाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन,
क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए पहले हमें हिस्टोग्राम बनाना होता है और फिर इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट, एन एप्रोप्रिएट आइडिया ऑफ द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व इज गिवन बाय। अब फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा बनेगा उसका एक ओवरऑल आइडिया कौन देता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि पहले हिस्टोग्राम बनता है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया। और सिंपली फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का जो ग्राफ बनता है उसको जब हम फ्री हैंडेड ड्रॉ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। ओगिव क्या है? नो डाउट ये लाइन डायग्राम है क्योंकि ये इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट, unequal width of class in the frequency distribution do not cause any difficulty in the construction of Ogive frequency polygon histogram none। हिस्टोग्राम में हमने बताया था कि ये इक्वल क्लास इंटरवल से भी बन सकता है एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल की हेल्प से भी बन सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नो डाउट अगर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग ओगिव का नाम देते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड की बात कर रहा है, मतलब 0 to 10, 10 to 20, और ऐसा कहाँ होता है? हिस्टोग्राम में, क्योंकि हिस्टोग्राम में हम लोग इस तरीके से बनाते हैं ना, तो ये होगा 0 to 10 to 20, 30। तो ये हिस्टोग्राम किसकी हेल्प से बनेगा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, वर्टिकल बार चार्ट मे अपीयर समवॉट अलाइक। अब वर्टिकल मतलब ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल की अगर बात करेंगे तो वर्टिकल बार चार्ट किसके तरीके से दिखता है? काइंड ऑफ हिस्टोग्राम। तो करेक्ट आंसर होगा ए, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। नो डाउट अगर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक होता है लेस देन, एक होता है मोर देन, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, a representative value of the class interval for the calculation of mean, standard deviation, mean deviation etc. is। अब अगर मीन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें या मीन डेविएशन की बात करें तो सब में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस लेते हैं किससे? आइदर मीन से और अज्यूम्ड मीन से, है ना। और उसके अलावा एक मिड वैल्यू की भी हेल्प लेते हैं। जैसे मीन का कैलकुलेशन करना होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और मिड वैल्यू का मतलब क्या होगा? क्लास मार्क। क्लास इंटरवल तो गैप होता है, क्लास लिमिट भी गैप होता है, और क्लास मार्क मतलब होता है मिड मार्क। तो करेक्ट आंसर होगा सी, मिड मार्क, क्योंकि हम लोग मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के कैलकुलेशन के लिए मिड वैल्यू यूज करते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग विद इन अ क्लास इज कॉल्ड। कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लासेस विद जीरो फ्रीक्वेंसी, अगर जीरो फ्रीक्वेंसी तो उसको नील क्लास कह सकते हैं, एम्प्टी क्लास कह सकते हैं, क्लास और नन, उसको कहते हैं एम्प्टी क्लास। For determining the class frequencies, it is necessary that these classes are। अगर आपको क्लास की फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लो। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच वुड एवर बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल। जो मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज है, मतलब चाहे लोअर वैल्यू की बात करें चाहे अपर वैल्यू की बात करें, ठीक है। क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज और नन। अब क्योंकि मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो हमसे ये कह रहा है कि जैसे मान लो 0 to 9 है, फिर 10 to 19 है, तो ये भी इंक्लूड हो, ये भी इंक्लूड हो, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है। ऐसा कहाँ करते हैं? इंक्लूसिव सीरीज में। और इंक्लूसिव सीरीज के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो करेक्ट आंसर होगा सी, क्लास बाउंड्रीज। नेक्स्ट, द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ अ क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल के मिड वैल्यू को हम बेसिकली क्या कहते हैं? क्लास मार्क्स भी बोलते हैं एज वेल एज मिड वैल्यू भी कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ। डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज, इसको हमने बताया कि हम लोग लेंथ भी कहते हैं, क्लास लेंथ कहते हैं, एज वेल एज क्लास मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और हमारे पास ऑप्शन में विड्थ दिया है, साइज दिया है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ जनरली प्रेफरेबल टू हैव क्लासेस ऑफ। अब जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करते हो तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि इक्वल विड्थ हो या अनइक्वल विड्थ, मैक्सिमम नन। नो डाउट जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उस केस में ना अगर इक्वल विड्थ होता है तो ज़्यादा इजी होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में हम लोग यूज़ करते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। और ऐसा तो हिस्टोग्राम में होता है ना, क्योंकि हिस्टोग्राम में एक तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, ये है 0 to 10, 20, तो 10, 20 क्या हो गया? क्लास लेंथ, और ये हो गया क्लास फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रिफर्स टू द लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, दोनों ही को ये रिफर करता है। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ। नेक्स्ट, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दैट इज कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लास लिमिट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास लिमिट बेसिकली एक्सक्लूसिव सीरीज में होता है, और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हम लोग किससे बनाते हैं, विद हेल्प ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। और अगर इस सीरीज एक्सक्लूसिव नहीं होती तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। इन ऑल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड डायग्राम्स इन्वॉल्विंग एंड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस, एंड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस कहाँ इंक्लूड होगी, क्लास बाउंड्रीज में, क्लास वैल्यूज बोथ नन आर यूज्ड। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा क्लास बाउंड्रीज। क्यों? क्योंकि जब एंड पॉइंट्स की बात करें तो 0 to 9, 10 to 19, अब ये क्या इंक्लूसिव सीरीज है, और इंक्लूसिव सीरीज के लिए हम लोग वर्ड का यूज करते हैं, क्लास बाउंड्रीज। नेक्स्ट, अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज डैश फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अब लिमिट की बात किया तो एक्सक्लूसिव सीरीज तो 0 to 10, 10 to 20। अब कह रहा है कि जो अपर लिमिट है किसी भी क्लास की वो नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के इक्वल होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, सेम। नेक्स्ट, अपर बाउंड्री ऑफ एनी क्लास कोइंसाइड विद द लोअर बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ये अगर 0 to 10 है और नेक्स्ट 10 to 20 है तो ये कोइंसाइड तो करेक्ट, करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, excepting the first and the last, all other class boundaries lie midway between the upper limit of a class and the lower limit of the next higher class. अब क्या कह रहा है कि अगर मान लो 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, तो नो डाउट अगर इसको और इसको छोड़ दें तो बाकी सब तो लाई कर रहा है ना, जो अपर लिमिट है नेक्स्ट की लोअर लिमिट होगी, वही चीज़ बोल रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, द लोअर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ क्लास, जो लोअर एक्सट्रीम पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर एक्सट्रीम पॉइंट, ये हुआ ना, इसको हम लोग लोअर क्लास बाउंड्री बोलते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इंक्लूसिव सीरीज, क्योंकि वहाँ पे हम लोग दोनों एक्सट्रीम पॉइंट इसी पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्लास लिमिट। ये तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें, और कॉन्टिन्यूस सीरीज जनरली किससे बनती है, विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट, व्हेन वन एंड ऑफ अ क्लास इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर एक एंड के बारे में नहीं पता तो उसको हम कहते हैं ओपन एंड क्लास। नेक्स्ट, क्लास बाउंड्रीज शुड बी कंसिडर्ड टू बी द रियल लिमिट्स फॉर द क्लास एंड, क्या कंसिडर करते हैं, रियल लिमिट ही तो कंसिडर करते हैं ना, मतलब जो क्लास बाउंड्री है 0 to 9 उसी को तुम लोग लिमिट लेकर के चलते हैं, करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं रेंज, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन हिस्टोग्राम इफ द क्लासेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ देन द हाइट्स ऑफ द रेक्टेंगल्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। देखो चाहे इक्वल विड्थ हो चाहे अनइक्वल विड्थ हो, दोनों ही केसेस में जो रेक्टेंगल की हाइट है वो किसको शो करेगी, फ्रीक्वेंसी को, तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। When all classes have equal width, the height of the rectangle in histogram will be numerically equal to, no doubt वो class frequencies के बराबर ही होगा। Consecutive rectangles in a histogram have no space in between। हाँ, अगर हम लोग हिस्टोग्राम की बात करें तो ये बार डायग्राम की तरह थोड़ी बनता है, ये इस तरीके से बनता है कि consecutive रेक्टेंगल बने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब ये कनेक्टेड होता है, करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम emphasizes the width of the rectangle between the class boundaries। ये क्या कह रहा है कि ये जो है ये किसको शो करता है, ये क्लास बाउंड्री को ही तो शो करेगा ना, लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री, या फिर लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट, करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रू। टू फाइंड मोड, अगर आपको मोड फाइंड करना है मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब हम किसकी हेल्प लेंगे, हिस्टोग्राम की। नेक्स्ट, when the width of all classes is same, frequency polygon has not the same area as the histogram। फॉल्स, अगर क्लासेस सेम है तो भी और नहीं है तो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किससे बनता है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तो नो डाउट दोनों का सेम एरिया होगा। फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी जॉइन द सक्सेसिव पॉइंट्स हुज एब्सिस का रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या हम लोग जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट को ऐड करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करते हैं, नहीं, हम लोग तो हमेशा मिड पॉइंट ऐड करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट, इन रिप्रेजेंटिंग सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल, अब देखो अगेन अगर डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करेगा, हिस्टोग्राम तो ऐसे बनता है, तो हिस्टोग्राम के लिए हम लोग को कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल चाहिए, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमेशा मिड को ज्वाइन करता है, और क्योंकि सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो किसकी बात करेंगे, डिस्क्रीट की, क्लियर। तो यहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप डायग्राम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करते हो तो उसको हम कहते हैं ओगिव। नेक्स्ट, फॉर द ओवरलैपिंग क्लासेस जैसे 0 to 10, 10 to 20, क्लास मार्क ऑफ द क्लास 0 to 10 इज, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू की बात कर रहा है तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए 5। नेक्स्ट, फॉर नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस जैसे इंक्लूसिव सीरीज है तो क्लास मार्क क्या होगा, अगेन 0 + 19 डिवाइडेड बाई 2 ही होगा, तो आंसर आएगा 9.5। चाहे तो आप इसको कन्वर्ट कर लो एक्सक्लूसिव सीरीज में। नेक्स्ट, क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, फॉर द क्लास 20, 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं 5, 13, 28, तो आंसर कितना हो जाएगा डी 28। नेक्स्ट, एन ओगिव कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 डिफरेंट वेज, एक तो मोर देन, एक लेस देन। नेक्स्ट, द कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज एक्स कोऑर्डिनेट्स आर द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसा हम कहाँ करते हैं, ओगिव में। द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, ये कहाँ करते हैं, हिस्टोग्राम में। ये सारा टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इन हिस्टोग्राम क्लासेस जो है, इन हिस्टोग्राम द क्लासेस आर, देखो हिस्टोग्राम हम लोग इक्वल बिट से भी बना सकते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल से, अनइक्वल क्लास से भी बना, इक्वल क्लास से भी बना सकते हैं, अनइक्वल क्लास से भी बना सकते हैं, बट ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब होता है 0 to 10, 10 to 20, और नॉन ओवरलैपिंग हो गया 0 to 9, 10 to 19, मतलब इंक्लूसिव सीरीज की बात कर रहा है। बट हिस्टोग्राम हमेशा किससे बनता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज, दैट इज ओवरलैपिंग क्लास से, तो करेक्ट आंसर होगा ए। फॉर ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल द क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री आर हमेशा सेम होगी, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग है, जब ओवरलैप कर रही है तो आपने उसको कन्वर्ट किया ही होगा, क्लियर। और क्लास इंटरवल मतलब क्या होता है, गैप होता है, तो चाहे क्लास लिमिट हो चाहे क्लास बाउंड्री हो, मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज हो या इंक्लूसिव सीरीज हो, आपने एक्सक्लूसिव सीरीज तो ठीक है, अगर इंक्लूसिव सीरीज होगा तो उसको कन्वर्ट किया होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो आप जब डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा सेम आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि डेटा को हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, नो डाउट 4, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्परल एंड ज्योग्राफिकल, ये भी हमने बताया हुआ है। तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था रिलेटेड टू एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इतने ही थ्योरी क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आप देखोगे ना तो एग्जाम में आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं, और जितने बेसिक्स हैं वो हमने ऑलरेडी अपने क्लास में क्लियर किए हुए हैं। अगर आज के सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।